बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि आज हम प्रश्नमाला 6.5 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 कहता है अंतराल 1-3 में दिए गए फलन का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल जो दूसरा दे रखा है -3 से -1 क्लोज इंटरवल में भी महत्तम मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे। देखिए, क्लोज इंटरवल की बात हो रही है तो यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात की जा रही है। बच्चों के लिए अंडरस्टूड है, लिखना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और अगर ओपन इंटरवल दिया हुआ हो तो उसमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात होती है, अदरवाइज वहाँ मेंशन किया जाएगा कौन सा मान चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम फलन लेते हैं। f(x) इक्वल टू बच्चों को गिवन है 2x³ -24x + 107, ये आपको दिया गया है। f' प्राप्त करेंगे सबसे पहले, तो बिंदु स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के बिंदु f' इक्वल टू 0 रखकर हम प्राप्त कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर 6x 3 दूना 6x² -24 आपको यहाँ इसका अवकलन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। x बिलोंग करेंगे, यहाँ पर पहले इस अंतराल में बात कर लेंगे, दोबारा में इस अंतराल में बात कर लेंगे, दोनों में अलग अलग से करेंगे। देखिएगा, f' इक्वल टू 0 रखने पर इम्प्लाइज दैट 6x² -24 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x² 24 राइट साइड में जाएगा, 6 का भाग लगेगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू एक तो 2 और एक -2 प्राप्त होगी। देखिए, x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं इस फलन के लिए जहाँ की ये उच्चतम स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम हो सकता है। हम जब 1 और 3 क्लोज इंटरवल इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर -2 उपलब्ध नहीं है, और जब हम इस अंतराल में बात करेंगे तो -2 इसमें उपलब्ध है, इसमें 2 उपलब्ध होगा, इसमें -2 उपलब्ध होगा। तो जब इस अंतराल की बात करें, देखिए फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, अंतराल x बिलोंग्स टू 1-3 में फलन f(x) का महत्तम मान या उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान बोले तो और भी अच्छा लगेगा, निरपेक्ष उच्चतम मान x बराबर 1, 2, 3 पर ज्ञात करेंगे। और सेकंड कंडीशन में जब अंतराल -3 से -1 वाला लेंगे तो यहाँ पर x बराबर कौन कौन से बिंदु आ जाएंगे, x बराबर -3, उसके बाद x बराबर -2 और x बराबर -1, ठीक है। अब बात करें उच्चतम मान की, तो देखिए f को 1 दे देते हैं, फंक्शन में 2 × 1 का क्यूब -24 × 1 + 107 बराबर आपका यहाँ से बन जाएगा 2 और ये -24 और ये आपका हो गया 107, तो आपको 85 मिल जाएगा, ठीक है। f2 इक्वल टू, देखिए 2 और यहाँ पर 2 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, -24x तो यहाँ x की जगह 2 बन जाएगा, और प्लस 107 और बन जाएगा आपकी वैल्यू 75। यहाँ पर f3 की बात कर लें तो आपका 2 × 3 का क्यूब -24 × 3 + 107 बराबर जो कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका 89। तो इस तरह से आपने देखा कि महत्तम मान जो हुआ इसमें x बराबर 3 पर प्राप्त हुआ, जो कि 89 है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 89, जो कि बिंदु x बराबर 3 पर प्राप्त हुआ। निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना हुआ आपका 75, जो कौन से बिंदु पे प्राप्त हुआ, जो आपका x बराबर 2 पे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरे अंतराल में भी आप आगे इस क्वेश्चन को इस तरह से पता लगा लेंगे। लेकिन कौन कौन से बिंदु लेंगे आप, एक तो -2 यहाँ से उठा लेंगे, और -2 यहाँ से लेने के बाद -3 से आपका -1 दे रखा है, तो -3, -2 और -1 पर बात कर लेंगे। जो सबसे बड़ा होगा निरपेक्ष उच्चतम, जो सबसे छोटा होगा निरपेक्ष निम्नतम। लेकिन आपसे सिर्फ महत्तम के बारे में पूछा गया है, निम्नतम की बात नहीं की गई है, तो आप सबसे बड़े मान के रूप में इसको आंसर प्रेषित कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यदि दिया गया है कि अंतराल 0-2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 -62x² + ax + 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले फलन f(x) मान लेते हैं, कितना है, x की पावर 4 -62x² + ax + 9,
ये आपका मान, ठीक है। एफ डैश एक्स प्राप्त करते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x³ माइनस 62 को 2 से गुणा करेंगे तो 124x और यहाँ पर प्लस a, ये आपका अवकलन आ जाएगा, ये आपका a है। 9 मत समझ लीजिएगा, a है आपका, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स भी प्राप्त कर लें अगर करना चाहें तो, कितना हो जाएगा 12x² माइनस 124, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्नानुसार एफ एक्स बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। देखो बच्चों, किसी बिंदु पर अगर फलन स्थानीय उच्चतम है, यहाँ स्थानीय उच्चतम की बात हो रही है, तो जो उच्चतम का पॉइंट होता है, देखिए फलन उच्चतम यहाँ होगा, स्थानीय उच्चतम, यहाँ अवकलनीयता स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर आएगी तो 0 अवकलनीयता होती है, यानी कि एफ डैश एक्स 0 हो जाती है। स्थानीय निम्नतम, देखिए नीचे जाके फलन जब ऊपर उठता है तो ये पॉइंट स्थानीय निम्नतम होता है, इस पॉइंट पर भी अवकलनीयता क्या होती है, 0 होती है। तभी तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखकर आप मान निकालते हैं एक्स का, जो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम के बिंदु होते हैं। अब क्वेश्चन में जब कह दिया गया है कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है, इज इम्प्लाइज दैट, ये बात इम्प्लाइज करती है कि 1 पर फलन की अवकलनीयता एफ डैश 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एफ डैश कहाँ है आपकी, ये रही, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 1³ माइनस 124 इंटू 1 प्लस आप a इक्वल टू 0, तो ये कितना बन जाएगा आपका 4 और ये माइनस 124 और माइनस 124 में से 4 गया तो 120, तो a इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 120। तो यहाँ से बच्चे प्राप्त करेंगे कि जब x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करेगा तो f डैश 1 0 हो जाएगा और f डैश 1 को 0 रखने से a की वैल्यू 120 मिलेगी और a की वैल्यू 120 मिलेगी तो आप देख सकते हैं f डैश डबल डैश में x की जगह 1 रखेंगे तो ये कैसी वैल्यू आएगी, 1² इंटू 12 माइनस 124 कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कहाँ, जब x बराबर 1, और ये नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो x बराबर 1 किसका बिंदु हुआ बच्चों, आपके उच्चतम का बिंदु हुआ। ये बिल्कुल सिद्ध भी हो गया और यहाँ से आपने a का मान प्राप्त करके बता दिया, जो कि आपको a का मान प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। अगला देखिए, 0 से 2 पाई पर ये फलन x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर फलन एफ एक्स को मैं बोल दूँ x प्लस साइन 2x, एफ डैश एक्स निकालनी होती है। देखिए क्लोज इंटरवल है तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष आपके निम्नतम की बात हो रही है, और ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखकर कुछ पॉइंट प्राप्त कर लेंगे और पॉइंट प्राप्त करने के बाद 0 पर अंत बिंदुओं पे भी बात करेंगे और उस पॉइंट पे भी फलनों का मान निकाल पाएंगे। और जब हम निकाल लेंगे तो हम देख पाएंगे कि सबसे बड़ा मान कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। जो सबसे बड़ा है निरपेक्ष उच्चतम मान और जो सबसे छोटा है निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा। चलिए एफ डैश एक्स की बात करें तो एक्स का अवकलन 1 और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2 cos 2x। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर आप देखते हैं 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा और cos 2x इक्वल टू आपका -1/2 हो जाएगा। एंगल यहाँ पर 2x है बच्चों। आपका यहाँ पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई तक। और बच्चे जानते हैं, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बात हुई थी कि 2x कहाँ बिलोंग करेगा, ये फिर 2 से इसको अंतराल को गुणा करें, निम्न सीमा को 2 से गुणा करें तो 0 ही रहेगा और उच्च सीमा को करें तो 4 पाई। तो ये x जो है वो जो बिलोंग करेगा वो इस अंतराल से 0 से 4 पाई में बिलोंग करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि 2x का वैल्यू 0 से 4 पाई तक देखना होगा। 0 से 4 पाई तक देखिए, ये 0, ये π/2, ये आपका पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। ठीक है, उसके बाद एक चक्कर में तो 2 पाई तक चले गए, अब दूसरा चक्कर
5 पाई बाई 2, ये आपका 3 पाई इधर में, और ये आपका 7 पाई बाई 2, और फिर यहाँ आके आपका 4 पाई 0 के पास हो जाता है। ठीक है, तो 2 चक्रों में अपने को 2x के मान निकालेंगे, तब जाके x 0 से 2 पाई तक निकल पाएगा, क्योंकि 2x बिलोंग कर रहा है 0 से 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू देखिएगा कितनी कितनी होगी। माइनस का मान है, माइनस का मान है तो प्रथम चतुर्थांश में तो मिलेगा नहीं, आपका सेकंड में मिलेगा और थर्ड में मिलेगा। सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस एंगल, और थर्ड में जाने का मतलब पाई प्लस एंगल, या 3 पाई माइनस एंगल और 3 पाई प्लस एंगल। ठीक है, एंगल क्या है, 1/2 का पॉजिटिव मान देखिए, 1/2 जो है कोस में कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, तो पाई बाई 3 आपका थीटा हो गया। आप यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं रफली, थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाई 3। अब आपको नेगेटिव मान है ये, तो आपको कौन से में जाना है, सेकंड चतुर्थांश का एंगल मिलेगा, बिना सोचे समझे पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाई 3 पहला मान। अगला मान नेगेटिव यहाँ मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में फर्स्ट में और चौथे में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव मान यहीं मिल सकते हैं बस। उसके बाद पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3, 2 मान हो गए, एक चक्कर हो गया पूरा। अब यहाँ नहीं मिलना, यहाँ नहीं मिलना, फिर घूम के यहाँ आएंगे, 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद आप फिर चौथे में चले जाएंगे, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 3। देखते हैं बच्चों, 2x का इंप्लाइज होता है यहाँ से, 2x के जो मान हैं, ये पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ, 2 पाई बाई 3। बच्चों ये 3 पाई और प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाई 3, और बच्चों यहाँ पर देखिएगा ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाई 3, और बच्चों ये आपका 3 को 3 से करेंगे 9 और 1 10 पाई बाई 3। इस तरह से 2x की वैल्यू आई। अब 2x की वैल्यू आई तो x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यूज क्या होंगी, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 से भाग करेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3। यानी कि x की 4 वैल्यूज़ ये प्राप्त हुई, और डबल करोगे तो 2x की 4 वैल्यूज़ ये बच जाएंगी। आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी x की 0 से 2 पाई तक ही हैं, एक ही चक्कर में आ रही हैं, जबकि ये वैल्यूज़ कितनी जगह हैं आपकी, ये 0 से 4 पाई तक है, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, 4 बिंदुओं पर इन पर बात करनी है, और आपके दिए गए अंतराल x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई पे, यानी कि फलन का मान आपको 6 बिंदुओं पे प्राप्त करना है। 6 बिंदु कौन कौन से, 6 बिंदु देखिए, सबसे पहले f0, फलन का नाम क्या है, fx इक्वल टू आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, तो देखिए x का मतलब 0 प्लस साइन 2x, यानी कि 2x भी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है, इक्वल टू वैल्यू आएगी 0। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगला पॉइंट पाई बाई 3 ले लीजिए, पाई बाई 3 पे फलन की वैल्यू कितनी बनेगी देखिएगा, x का मतलब यहाँ क्या है, पाई बाई 3 प्लस साइन 2x, 2 इंटू पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3। देखिए ये वैल्यू कितनी बनेगी, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3, और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश से साइन आपका साइन पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा क्योंकि पाई के थ्रू जा रहे हो, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो पाई बाई 3 प्लस √3/2 यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद अगला पॉइंट 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पर मान निकालेंगे, तो x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 और प्लस साइन ये 2 पाई बाई 3 का दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 2x है यहाँ पर। आप कहेंगे 2 पाई बाई 3, यहाँ पर प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है, किसको, 4 पाई बाई 3 को, पाई प्लस पाई बाई 3 एलसीएम लोगे तो 4 पाई बाई 3 ही बन जाएगा।
अब मान निकालने के लिए बहुत ही आसान है, देखो ये 2π/3 है आपके पास वैल्यू, प्लस साइन पाई प्लस π/3 क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/3, क्योंकि चतुर्थांश कौन सा आ गया, तीसरा आ गया, तो मैं यहां पर बात करूं माइनस का चिन्ह आएगा और आपका हो जाएगा साइन कितना, साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू √3/2 आपने ऊपर लिखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2π/3 माइनस √3/2, इस तरह से आएगा। इसी तरह से आगे चलें तो आगे भी निकाल सकते हैं। f आगे कौन सा पॉइंट है आपका, 4π/3, 4π/3 पे आप बात करते हैं तो ये तो 4π/3 हो गया, प्लस साइन का दुगना 8π/3 हो गया, और 8π/3 को रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे कर सकते हैं, 3π माइनस π/3, और आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये सेकंड चतुर्थांश में आता है, इसलिए 4π/3 और ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी √3/2। कैलकुलेट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन करनी आपको सिखा दी है। उसके बाद f आपका 5π/3 पे वैल्यू निकालेंगे जो हो जाएगा 5π/3, और प्लस आपका साइन दुगना करें x का तो ये आपका 10π/3, और 10π/3 को क्या लिखा जा सकता है, 3π प्लस π/3, और उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी माइनस √3/2, तो हो जाएगा 5π/3 माइनस √3/2। अब एक लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है कौन, 2π। 2π पे फलन की वैल्यू निकालेंगे, और 2π पे फलन की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2π प्लस साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 2π ही आ जाती है, ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2π यहाँ सबसे बड़ा मान होगा बच्चों। जब आप पाई की वैल्यू लगभग रखेंगे 3.14 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैलकुलेशन के बाद ये जो है सबसे बड़ी वैल्यू 2π दिखेगी, और सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखेगी, 0 दिखेगी इस फलन की। तो आप कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना हुआ आपका 2π हुआ, जो किस बिंदु पे बना, x बराबर 2π पे बना, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना बना, 0 बना, जो x बराबर 0 पे प्राप्त हुआ। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, ऐसी दो धन संख्याओं की बात करते हैं जिनका योग तो क्या हो 24 हो और उनका गुणनफल जो हो वो उच्चतम हो जाए। तो अपने को जिसको उच्चतम करना है उसका फलन बनाना है, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल का फलन बनाना है, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन में ध्यान रखें, जिसको उच्चतम या निम्नतम करना है वो फलन हमें बनाना होगा, उस फलन को हम उच्चतम या निम्नतम करेंगे। ठीक है, बात करें दो संख्याओं की जिनका योग 24 है, तो माना संख्याएं एक मान लो x तथा दूसरी 24 माइनस x होनी चाहिए, 24 माइनस x है। ठीक है, एक तो x मान ली तो दूसरी 24 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल 24 है। ठीक है, यदि गुणनफल a हो तब a फलन बन गया आपका, a इक्वल टू दोनों का गुणनफल x इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dA अपॉन dx ज्ञात कर लेते हैं, अवकलन कर देते हैं, ये 24 आ जाएगा, ये माइनस 2x आ जाएगा। d2a अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं, डबल आपका ये तो आपका सिंगल डेरिवेटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया, दो कोटि का हो गया, दो कोटि का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये 24 का तो 0 हो जाएगा, ये -2 जो ऑलवेज क्या है नेगेटिव, यानी कि x बराबर उच्चतम का बिंदु प्राप्त होगा इसके अंदर। देखते हैं कैसे करते हैं, dA अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव को dA अपॉन dx इक्वल टू 0 रखने पर 24 माइनस 2x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 12 आ जाता है, और x इक्वल टू 12 कैसा बिंदु आएगा, उच्चतम का आएगा। क्यों, क्योंकि जब x इक्वल टू 12 होगा तो आपका डबल डेरिवेटिव जो d2a अपॉन dx स्क्वायर है, ये इस की वैल्यू -2 रहेगी,
जो 0 होगी, क्योंकि ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। x 12 हो, 15 हो, 20 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -2 है। अतः x बराबर 12 पर आपका a यानी कि गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिसको क्या निरूपित किया आपने, a, उच्चतम होगा। तो उच्चतम होगा तब x बराबर 12 है, तो पहली संख्या अतः दोनों संख्याएं, एक तो क्या मानी थी आपने 12 और दूसरी संख्या 24 - 12, दोनों संख्याएं 12 के बराबर 12 ही होंगी। पहली भी 12 और दूसरी भी 12। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। अगला देखिए, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x + y = 60, मतलब दोनों का योग 60 हो और x × y³ उच्चतम हो जाए। तो माना आपका फलन जो है f या a मान लीजिए, अभी आपने a माना था तो a ही ले लीजिए, a = xy³ है। अब a को अपने को क्या करना है, a को अपने को उच्चतम करना है। अब यहाँ पर x और y दो आपके चर राशियाँ हो गई, अपन एक में कन्वर्ट करें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 60 - y। तो हम लिख सकते हैं 60 - y × y³ इम्प्लाइज दैट, आप इसको थोड़ा आगे 60 × y³ - y की पावर 4 इम्प्लाइज दैट a डैश का मतलब dA/dy ज्ञात करें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिएगा, ये 180 y² - 4y³ आपके पास हो जाता है। यहाँ से अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्राप्त करें यहाँ से, तो d2a/dy² = आपका 360y माइनस आपका हो जाता है यहाँ से 12y²। बच्चों थोड़ा सा और अच्छा लिखें तो आप चाहें तो इसका 12y को कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 12 × 36 तो 30 आपका बच जाएगा और माइनस यहाँ पर y बच जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, dA/dy। अब क्या करें, dA/dy फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें तो आपको बिंदु प्राप्त होंगे। और वो क्या बिंदु होंगे देखिएगा, 180 y² - 4y³ = 0। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से y² को और 4 को कॉमन निकाल लें, तो 4y² कॉमन निकालने से यहाँ पर बचा आपका 45 माइनस यहाँ पर y = 0। यहाँ से आपके पास y = 0 या y = 45 प्राप्त होता है। यानी कि एक संख्या क्या आ गई 45 और दूसरी 15 हो जाएगी। फिर y का मान 45, दोनों का योग 60 है तो दूसरी 15 और y का मान 0। y का मान 0 रखने से फलन ही खत्म हो जाएगा, एक संख्या शून्य हो जाएगी। और बात धन संख्याओं की है तो y बराबर 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि धनात्मक न तो शून्य को धनात्मक में गिना जाता है न उसको ऋणात्मक को तो उदासीन होता है। तो यहाँ से y = 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि क्या हुआ, y बराबर 45 होगा। और y बराबर 45 पे हम चेक करेंगे कि ये उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का बिंदु। कैसे चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव बताता है। सेकंड डेरिवेटिव यानी कि जब y बराबर 45 तब d2a/dy² कितना होगा देखिएगा। उस स्थिति में y 45 रखूं मैं तो 12 × 45 और यहाँ पर 30 - 45। बच्चों ये ऋणात्मक संख्या बनेगी, बाहर धनात्मक बनेगी, ऋणात्मक इंटू आपका धनात्मक कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो ये कहेंगे छोटी होगी 0 से, यानी कि नेगेटिव होगा। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो आपका a उच्चतम हो जाएगा जब कितना y बराबर 45 हो। अतः a = क्या था आपका xy देख लीजिए ऊपर xy³ उच्चतम होगा यदि
y का मान 45 तथा x का मान फिर कब कितना हो जाएगा 15, तभी तो 15 + 45 = 60 क्वेश्चन में दिया गया है, तो x बराबर 15 होगा। अगर ऐसा होता है तो उच्चतम होगा। तो एक संख्या तो 15 होगी, एक क्या होगी आपकी 45 होगी। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² × y⁴ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक फलन मान लेते हैं कि माना a = x² y⁵। इसको हमें क्या करना है, उच्चतम करना है। तो इसी का अवकलन करेंगे फलन का, जहां आपको दिया है x + y जो है दोनों का योग जो है 35 है। तो यहाँ से y = 35 - x बच्चों को मिल जाता है। तो a को सिर्फ एक ही चर राशि में बदल लेंगे ताकि उसके सापेक्ष इसका अवकलन किया जा सकता है। x में भी बदल सकते हैं पूरे फलन को आप, और y में भी बदल सकते हैं। मैं x में बदल दे रहा हूँ, x² 35 - x⁵ बच्चे dA/dx ज्ञात करेंगे। dA/dx कैसे ज्ञात करेंगे, x² रखा आपने और इसका अवकलन कर दिया × 5, 35 - x⁴ और 35 - x का गुणा में कितना हुआ -1, प्लस आपने x² का 2x कर दिया और 35 - x⁵ पुट कर दिया। बच्चे कॉमन निकालेंगे तो x आ रहा है और 35 - x आ रहा है बच्चों के पास कॉमन, और यहाँ पर कितना बच जा रहा है देखिएगा, माइनस का तो चिन्ह आएगा, ये ऊपर में पावर 4 है जो अपन ने बाहर निकाल लिया है, एक x निकाल लिया है, तो माइनस का 5x बच जाता है यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 2 और 35 - x बच जाता है। आगे बात को बढ़ाते हैं तो देखिएगा x 35 - x⁴ कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 दूना 70, ये माइनस का 2x माइनस का 7x, 70 - 7x आपके पास यहाँ उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, dA/dx फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं अब हम, और ऐसा करने से हमें पॉइंट मिलेंगे। तो x तो 0 हो नहीं सकता, तो 35 - x⁴ = 0 या फिर 70 - 7x = 0। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी बच्चों। दो वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ से x = एक तो 35 या फिर x = यहाँ से 70/7 यानी कि 10 मिल जाएगा। अब कौन उच्चतम का है कौन निम्नतम का है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसका सेकंड डेरिवेटिव वैसे तो अवकलन करें तो थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर उसमें रख के देखेंगे। फर्स्ट जो अवकलज आपका टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उससे हम बता देंगे कि x = 35 या x = 10 में से कौन उच्चतम है कौन निम्नतम। आपको दोनों विधियां बताई गई हैं, देखिए वो किस तरह से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्याएं हैं, तो 0 से आपके अनंत के बीच में कोई संख्या धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। आपने एक तो 10 ले ली और एक ले ली 35 जो आपके पास x के मान आया। अब यहाँ पर dA/dx आपने ज्ञात किया है दोनों स्थितियों में, यहाँ पर dA/dx और यहाँ पर भी इस अंतराल में भी dA/dx की बात कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होते टाइम उच्चतम का बिंदु होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होते टाइम निम्नतम का बिंदु होता है। तो हम यहाँ dA/dx के चिन्ह की बात कर लेते हैं कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपका dA/dx की वैल्यू आपके सामने है, ये रही, देखिए ये रही आपकी वैल्यू। ठीक है, 10 से कम, 0 और 10 के बीच में कोई संख्या चूज कीजिए। 5 कर लेता हूँ बीच में। 5 पर देखिएगा यहाँ x = 5 होल पावर 4 है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, इसकी तो देखने की जरूरत नहीं है। अंदर भी नेगेटिव बनेगा तो होल पावर 4 लग के पॉजिटिव हो जाएगा। x = 5 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, x = 5 यहाँ रखूँ तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये जो है dA/dx 0 से बड़ी रहेगी, धनात्मक रहेगी 0 से 10 के मध्य, ऐसे पता चल गया। अब 10 से 35 के बीच बात कर लेते हैं। चलिए मैं इनके बीच में कोई संख्या चूज करता हूँ। 10 से 35 के बीच में 20 चूज कर ली मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ देखा 20 रखा तो ये पॉजिटिव, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर पावर 4 है तो ये तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव
और यहाँ पर 20 रखूँ तो 7 को 20 से गुणा करूँगा तो 140, यानी वैल्यू कैसी बनेगी 70 माइनस 140 नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव गुणा होके क्या बना आपका नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इस स्थिति में dA/dx का चिन्ह चेक करते हैं। 35 से ऊपर ले जाइए, 35 से ऊपर मान लीजिए आपने ले लिया 35 से ऊपर 40 ले लिया, 40 ले लिया तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर भी ये क्या है आपका पॉजिटिव ही रहेगा, और 40 लिया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो बच्चे देख सकते हैं, देखो कहाँ चिन्ह परिवर्तित हुआ। ये 10 की बात करूँ पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, 35 की बात करूं 35 से पहले क्या था नेगेटिव और 35 के बाद भी क्या रहा नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन सा बिंदु हुआ, नति परिवर्तन बिंदु। क्या, नति परिवर्तन बिंदु। तो नति परिवर्तन बिंदु यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। और ये कैसा बिंदु हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। पहले फलन पॉजिटिव गया, फिर पॉइंट पे आते आते आपका नेगेटिव हो गया उसका डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपने क्या कहा, उच्चतम का बिंदु हुआ। तो आप कहेंगे x बराबर 10 पर a का मान उच्चतम होगा, और a का मान उच्चतम होगा तो x बराबर 10 हुआ, तब अतः या तब x बराबर 10 तथा y बराबर कितना होगा। देखिए दोनों का योग आपको कितना बताया गया था, दोनों का योग क्वेश्चन में आपको 35 दिया गया है। तो x बराबर 10 तो y बराबर कितना हो गया बच्चों का 25। तो दूसरी संख्या 25 होगी और पहली संख्या 10 होगी। तब जाके जो इनका गुणनफल था उसका मान, जो भी गुणनफल की जो फलन बना के दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका मान क्या होगा, बड़े से बड़ा आएगा, उच्चतम आएगा। दिखने में क्वेश्चन में x बराबर 35 बड़ा लग रहा है, लेकिन न तो ये उच्चतम का बिंदु है न निम्नतम का बिंदु है। इस बात की ओर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 35 से पहले भी डिफरेंशिएबिलिटी नेगेटिव है और बाद में भी नेगेटिव है, यानी कि x बराबर 35 पे डिफरेंशिएबिलिटी का चिन्ह बदल नहीं रहा है। इसलिए ऐसा बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, न उच्चतम का होता है न निम्नतम का होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।